हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ग्रीक इन्वेजन के बारे में, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने भारत में एंट्री की और आने के बाद लड़ाई लड़ी और उसके बाद यहाँ पे कुछ राज्यों की स्थापना की, ठीक है। तो उसके पहले हम भारत की कंडीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और भारत की कंडीशन में अभी तक आपने पढ़ लिया कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस तरीके से भारत में 16 महाजनपद थे और उनमें कौन कौन से राजा वहाँ पे राज करते थे। अभी और भी उसकी कंडीशन को समझ लेते हैं कि भारत में कैसे विदेशी आक्रमणों का स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य क्या हुआ था कि ईरान, ठीक है, ईरान में क्या हुआ, कुरुस या साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। किस साम्राज्य की? हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्श ए रुस्तम अभिलेख द्वारा दारा प्रथम के शासनकाल का है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आपको ये बताने वाले हैं कि सबसे पहले भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने ही किया था। मतलब ईरान के जो हखामनी ये साम्राज्य है, इसके राजाओं ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा, ये जो अभिलेख है बेहिस्तून और पर्सिपोलिस, नक्श ए रुस्तम, ये कौन है? ये दारा प्रथम के शासनकाल के हैं, जो इसके बारे में जानकारी देते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं, ये जो दारा प्रथम है, आप देखेंगे कहीं कहीं पे इन्हें डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो इनका शासनकाल आप देख रहे हैं ना, 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व का है। तो इन्होंने भारत में कैसे आक्रमण किया था ये देखिए। तो यहाँ पे पश्चिमोत्तर भारत में जो आक्रमण किया था दारा प्रथम ने, उस पर उनको सफलता भी मिली। तो अब यहाँ आगे देखते हैं, इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में, भारत और पारस, पारस वही ईरान, ठीक है। तो ईरान के संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। इनके हिसाब से आपको सूचना मिल रही है भारत और पारसिक संबंध। दारा प्रथम के साम्राज्य के टाइम में क्या हुआ कि कितने प्रांत का उल्लेख है जो दारा प्रथम के अंडर में थे? वो 23 प्रांतों का उल्लेख है। उसके किस अभिलेख में है? बेहिस्तून, ठीक है। बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है कि 23 प्रांतों का उल्लेख है उसके साम्राज्य में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हेरोडोट्स के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। मतलब जब दारा प्रथम ने आक्रमण किया भारत पे और भारत के पश्चिम क्षेत्र के सिंधु नदी, पंजाब में जो सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को विजय प्राप्त किया, और वो जो क्षेत्र था वो दारा प्रथम का 20वां प्रांत बना, ठीक है। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। इतनी आय इस प्रांत से प्राप्त होती थी भारत में जो उसने इन्वेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, टेसियस और जर्क्सीज का राजवैद था। तो ये टेसियस क्या है और जर्क्सीज का राजवैद था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी, कौन सी लिपि? खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी आरामेइक लिपि से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये जो खरोष्टी लिपि है, ये भारत का जब ईरान से संबंध हुआ उसके बाद ये लिपि अस्तित्व में आई। कहाँ आई? भारत के पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है। जो फारसी स्वर्ण मुद्रा होती है, डेरिक अथवा रजत मुद्रा, सिंगलोई, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा डेरिक और रजत मुद्रा क्या है? सिंगलोई कहलाती है। ईरानी सिक्के सिंगलोई कहाँ पे मिलते हैं? पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित हैं। भारत में स्वर्ण प्रथम मुद्रा प्रचलन आरंभ भी इन्हीं लोगों ने किया था, ठीक है। मुद्रा प्रचलन का कार्य आरंभ हुआ, ठीक है। ये कुछ विद्वानों का मानना है। चलिए आगे देखते हैं। तो उस समय भारत में देखिए, महापद्मनंद, ठीक है, के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में कितनी मिलती है? 8 मिलती है। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो क्या है? धनानंद, ठीक है। कौन है? धनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर, आप यूनानी आक्रमण इससे से समझ जाएंगे, जो सिकंदर का समकालीन था। उसने यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। क्या बोला? अग्रमीज। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लेते हैं सिकंदर, यहाँ पे यूनानी आक्रमण के बारे में देखते हैं। सिकंदर क्या मैसिडोन का छत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था। मतलब सिकंदर भी एक राजा था। अब ये जो हखामनी साम्राज्य है, जिनके बारे में दारा प्रथम जिसके उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने भारत में 20वां प्रांत, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को लेके बनाया था अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत, को ध्वस्त करने के पश्चात, मतलब इन्होंने इस साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, ठीक है, हखामनी साम्राज्य को। 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। भारत पर विजय के लगभग 2 वर्षों के पश्चात अभियान, मतलब इनका अभियान 2 वर्ष चला। 325, ठीक है, ईसा पूर्व के
सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया, ठीक है, पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया जो उस समय पंजाब एवं सिंध प्रदेशों में विद्यमान थी, ठीक है। आगे देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था। अस्वक क्या है? एक सीमांत गणराज्य है जिसकी राजधानी मसग थी, ठीक है। अस्वक क्या है? एक सीमांत गणराज्य है जिसकी राजधानी क्या है? मसग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था, ठीक है। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। पुरु या पोरस, ठीक है, का राज्य झेलम और चेनाब ये पश्चिमोत्तर भारत में झेलम और चेनाब नदियों के बीच में बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपना मित्र बना लिया, उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान कर दिए। सिकंदर ने 2 नए नगर बसाए थे यहाँ पे, निकैया और बऊकेफला, ठीक है, निकैया और बऊकेफला। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुआ, मतलब व्यास नदी ये उसके उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुआ। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार कर दिया गया, मतलब ब्यास नदी के आगे। उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया, ठीक है। कहाँ पे लौट रहे हैं ये? स्वदेश लौटने का, ठीक है। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकैया, बऊकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए, ठीक है। इसमें ये 2 तो यही बसाए थे, ठीक है, स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए, ठीक है। यूनानी संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर, मतलब यूनानी की मुद्रा जो थी उसके अनुकरण पर भारत में किस शैली के सिक्के ढाले गए? उलूक, ठीक है। आगे देखते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो यहाँ आप जान ही रहे हैं, नंद वंश का शासन था। जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? धनानंद था। सिकंदर का समकालीन था, उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज, क्या कहा यूनानी लेखकों ने? अग्रमीज, क्योंकि वो भी यूनान के थे सिकंदर, तो आप समझ सकते हैं। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता था। भद्रसाल उसका सेनापति था। किसका सेनापति था? धनानंद का। तो आप जान रहे हैं ना, धनानंद मगध वंश से संबंधित है, और मगध में सबसे पहले कौन सा वंश था? हार्यक था। उसके बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो अभी आप जान ही रहे कौन था? धनानंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। लेकिन कब छोड़ रहा? आप देख रहे हैं कब छोड़ रहा ये? 325 में, ठीक है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। नहीं, उसने युद्ध ही नहीं लड़ा था, तो कैसे पराजित होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है वो सी है, ठीक है। हक्कामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया। सिकंदर ने कहाँ से? पाटल से, फिर अपने यहाँ चला गया, यूनान प्रस्थान किया। किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसका उत्तर सही है, ए सही है। इसमें आपने देखा ना, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? अभी आपने देखा था ना, ऊपर हमने पढ़ा था क्या है? मसग, ठीक है। तो सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था, ठीक है। क्या नाम है? अस्वक, जिसकी राजधानी क्या है? मसग, ठीक है, राजधानी है। यूनानी लेखकों के अनुसार, यूनानी लेखक ये कहते हैं कि सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहाँ के स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। तो जो शस्त्र धारण करके लड़ने के लिए आई थी, तो उसमें उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। देखिए बहुत चर्चा का विषय है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। क्या आप मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्योंकि इतने राज्यों में 28 स्वतंत्र शक्ति है। कितने स्वतंत्र शक्ति? 28 स्वतंत्र शक्ति थी। तो आप जान रहे हैं कोई केंद्रीय सत्ता का ना होना। उसकी फौज बेहतर थी, मान सकते हैं कि उसकी फौज बेहतर थी, इतनी युद्ध लड़ी तो फौज तो बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सफलता मिली, हाँ कुछ राजा जाके उससे मिले थे। वह एक अच्छा प्रशासक था। देखिए अभी आगे देखते हैं। तो इसमें क्या उत्तर है? 1 2 3 सही है, 4th इसको सही नहीं माना जा रहा। अब देखिए सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्ति बताया। कितनी स्वतंत्र शक्ति? 28। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ भी थी, जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, ठीक है। भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं।
उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ये पुरु पोरस, ठीक है। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ सिकंदर ने अपना एक मित्र बना लिया, उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो आप देख लीजिए इसमें कौन नहीं आया था। ये तो आए ही थे नियाक्स, आने सिक्रिटस, ये थे अरिस्टोब्यूल्स, ठीक है। अरिस्टोब्यूल्स आए थे, डाइमेकस नहीं थे। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। इस ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोक्स, सीरिया के कौन राजा थे? एंटीयोक्स ने डाइमेकस, ये जो था नामक एक राजदूत, बिंदुसार के की राज्यसभा में भेजा था। किसकी राज्यसभा में? बिंदुसार, ये मौर्य साम्राज्य के राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। तो उनकी राज्यसभा में भेजा था। किसको भेजा था? डाइमेकस को भेजा था, ठीक है। तो आप इसे समझ लीजिए। अब आगे हम मौर्य साम्राज्य को देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।